नमस्कार। टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। विपक्ष ये कहता है कि सरकार का दामन दागदार है, लेकिन सत्ता पक्ष की एक बुलंद आवाज़ हमारे साथ है धर्मपुर क्षेत्र के विधायक। इनका ये आरोप है कि दागदार तो विपक्ष का दामन रहा है। आपने मुद्दे उठाए, विपक्ष ने कहा भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव आया, लेकिन आपने तो उल्टे ही विपक्ष की घेराबंदी कर दी। देखिए, हम स्पष्ट बात करने वालों में हैं और मेरी क्षेत्र की महान जनता ने जिन बातों पर मुझे इस बार का मत दिया है, उनके ऊपर बात होना ज़रूरी है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने नियम 67 में विपक्ष के प्रस्ताव को अलाउ किया, सारे विधायकी कार्यों को पेंड किया और प्रमुखता के साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री का दामन पाक साफ नहीं होता तो वो विपक्ष की इस प्रस्ताव को ठुकराते और विपक्ष इस उम्मीद में भी था कि हमारी बात ये सुनेंगे नहीं, हम वॉकआउट करेंगे और हम रैली में जाके फिर बोलेंगे कि ना ये अंदर बात सुन रहे हैं और इनका ना ये बाहर हमारी बात को सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा फैसला हुआ कि सारे कार्यों को छोड़कर ये किया जाए और मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलने का मौका दिया और मैं तो ज़्यादा ग्रसित हूँ इस भ्रष्टाचार से। मैंने देखा है इसको होते हुए और किस तरह से चुनाव लड़कर आया हूँ, मैंने देखा। 1600 नौजवानों को आपने बिना कागज़ पत्र लिए, उनके बिना डिग्रियां जाने, आपने ऐसा कौन सा दरवाज़ा खोला, ये केवल मात्र धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही क्यों खुला? और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी नीतियों के ऊपर भारी हो गई। आप जयराम जी से मैंने बड़ा सीधा सा सवाल किया कि आप किस तरह के मुख्यमंत्री थे कि आपको पता ही नहीं लग रहा था कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है? आप ये देख ही नहीं पा रहे थे कि एक पाइपों के अंबार खड़े हो रहे हैं। आप देख ही नहीं पा रहे थे कि साधारण से व्यक्तियों की सिफारिशों के ऊपर बेरोजगारों को चुन-चुन कर आप एक ही पक्ष के, एक ही दल के, एक ही विचारधारा के लोगों को आप जल शक्ति में रखते जा रहे थे और उनके साथ भी अन्याय हो रहा था। उनको भी 4500 रुपए की नौकरियाँ, 4500 रुपए में गुज़ारे कहाँ होते हैं आज की तारीख में। लेकिन आपने 1500 नौजवानों को निजी क्षेत्रों से बुलाया, आपने दूसरे क्षेत्रों से बुलाया, आपने उनको सबज बाग दिखाया कि आपको सरकारी नौकरी दी जा रही है। जयराम जी, ऐसी नौकरियाँ तो हमने कहीं नहीं सुनी थी आज तक के इतिहास में। कोई शासक ऐसा नहीं रहा जिसने ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को अंधेरे की तरफ को धकेला। आपने जब ये बात कही तो आपने ये भी कहा कि चलता फिरता बेरोजगार कार्यालय। बेरोजगार कार्यालय एक्सचेंज आपने कहा था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलती थी शिमला में, वो क्या मसला था? ये वही है, शिमला क्लीनवेज कंपनी आपने बनवाई या बनी हुई कंपनी को आपने अपनी गोद में बिठा दिया और आपने कहा कि हम जो कहेंगे अब तुमने वो करना। और इसके अलावा एक दरवाज़ा आपने पीछे से पूरा का पूरा खोल दिया जिसमें आपने कहा कि जल शक्ति में हमें इतनी ज़रूरत है। 30, 40, 50, 100, 150 तक बच्चे एक-एक पंचायत के अंदर आपने रख दिए। ऐसी कैसी पाइपें आपने डाल दी जो उससे पहले इतने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरा कहने का मौलिक जो प्रश्न था, मौलिक प्रश्न यही है कि सरकारें ऐसे कैसे काम कर सकती हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक परिवार की पालने के लिए आप नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति हो और आपने इस तरह की नीतियां बना दी कि 1500 बच्चों को आपने एक विधानसभा क्षेत्र के उनके फ्यूचर भी, उनके भविष्य भी दांव पे लगा दिए। अब 4500 रुपया पूरी उम्र 100 रुपये बढ़ता रहेगा साल दर साल और जब वो बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो 8-10 हज़ार पे पहुंचेंगे। उस वक्त में जो मूल्य वृद्धि की जो दर होगी वो तो बहुत ऊपर जा चुकी होगी। तो ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम पिछली सरकार में करप्शन का खेला गया और जहां एक तरफ खरीद फरोख्त हुई, जहां पर स्क्रैप के द्वारा बनी गई पाइपों को लाया गया। पाइपें वैसी टूटती हैं, चूड़ियाँ नहीं उनके ऊपर लगती और टूटती हैं सारी की सारी, जैसे लक्कड़ टूटती है वैसे टूटती हैं पाइपें। तो ये गुणवत्ता के ऊपर भी प्रश्न है, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके भी प्रश्न है, जो नीति निर्धारण किया जाता है और जिससे बेरोजगार त्रस्त हैं, ये उसके ऊपर भी प्रश्न आपने है। लगातार 2 साल से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये पाइप की खरीद का मामला, भर्तियां यूजीसी के नियम लागू नहीं हुए। आप सरकार तो आपकी है, तो क्यों इसकी जांच क्यों नहीं होती है? केवल ये पाइपों तक का मसला नहीं है। मसला मसला वो भी है जो कि आपकी तरह नौजवान, हमारी तरह नौजवान विश्वविद्यालयों से निकले। हम लोग ये उम्मीद करते थे कि जो प्रोफ़ेसर, जो शिक्षक हमें पढ़ाएगा, वो बहुत हायर साइड का होगा। आप मुझे बताइए, पिछले जब ये रहा, इनका कार्यकाल रहा, यूजीसी के नॉर्म्स इन्होंने माने नहीं। इन्होंने एक ही दल के 250 प्रोफ़ेसर डाल दिए। अब आज की तारीख में चाहे आप अपॉइंट किए गए नौजवानों को, अब कल कह रहे थे जयराम जी, क्या निकालो आप उनको।
अरे ऐसा कैसे होता है? वो भी तो बेचारे किसी न किसी परिवार के हैं, किसी गरीब घर के बच्चे हैं। आपने आपकी विचारधारा से इन्फ्लुएंस नहीं थे। वो रोजी-रोटी की लड़ाई लड़ रहे थे और रोजी-रोटी की लड़ाई की दशा आपने तय कर दी कि आप इस तरह से जियोगे। आपने जीवन स्तर लोगों का, जो बच्चे जिन्होंने टेट किया, जिन्होंने सेट किया, जिन्होंने नेट किया और जो उस पोस्ट के लिए क्वालीफाई करते थे, जो पीएचडी बच्चों ने की, उन सबको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यही हमें दुःख है। इसलिए इस आवाज़ को उठाना ज़रूरी है। जहाँ तक बात रही आपने प्रश्न जो किया कि इसकी इंक्वायरी, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए और मैं इसकी आवाज़ लगातार उठाता रहूँगा। हमने सीएलपी के अंदर भी इस बात को उठाया है और मुझे लग रहा है जांच परत दर परत आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपने जयराम ठाकुर का नाम लिया, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और विपक्ष के खेमे में ही खलबली उससे मची हुई है कि उन कई गुटों में बटी हुई है और जयराम ठाकुर के खिलाफ ही षड्यंत्र किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत राजनीतिक परिपक्व आदमी हैं और कई जानकारियाँ उनके पास ही हैं और अगर उन्होंने शुभचिंतक होने का दावा जयराम जी के लिए किया है, तो मैं तो आदरणीय जयराम जी को भी सलाह दूंगा कि 1 टू 1 वो मुख्यमंत्री जी से मिल लें, क्योंकि ये कोई ऐसी जानकारियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जिस वजह से उनको उनके ही जो मौजूदा स्थिति है उसमें कमज़ोर करने की कोशिश उन्हीं के दल के अंदर हो रही होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो निश्चित तौर पर इसका असर है। सवाल, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में। 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा, तो बेरोजगार दुखी है। दूसरा, गेस्ट टीचर पॉलिसी आ रही है। नियमित रोजगार का, पक्का रोजगार देने का वादा किया था। आप क्योंकि हुआ है, तो आप इस मामले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही सरकार के, जिस वक्त ये सरकार आई उस वक्त में शिक्षा विभाग के अंदर तो बहुत बुरी हालत थी। मैं शिक्षा मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि सबसे ज़्यादा नौकरियों का संभावनाएं अगर टटोली गई पिछले 2 साल के अंदर और दी भी गई, वो शिक्षा विभाग रहा। इसके बाद जल शक्ति विभाग भी आता है, वन विभाग भी आता है, ऊर्जा विभाग भी आता है और विभिन्न विभागों के अंदर लगभग 28 से 30 हज़ार नौकरियाँ इस वक्त तक दी जा चुकी हैं या वो प्रोसेस चल रहा है। और अगर आप पिछली सरकार से तुलनात्मक बात करें तो कहाँ पिछले साल की 21,000 नौकरियाँ आप 5 साल के अंदर दे रहे थे और अभी ये 20-30 हज़ार नौकरियाँ का सिलसिला जो है हमारी सरकार के अंदर शुरू हुआ है। और जो आपका मूल प्रश्न रहा था वो बेरोजगारी के ऊपर था और मैं ऐसा मानता हूँ बेरोजगारी का जो सांप है ये डस रहा है इस वक्त में बेरोजगारों को और 8-10 लाख बेरोजगार इस वक्त में प्रदेश के अंदर हैं। मात्र सरकारी नौकरी ही रास्ता नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ को भी हमें बढ़ना है। जो संसाधन हमारे पास हैं उनका मूल्यांकन हम किस तरह से करेंगे, विश्लेषणात्मक चीज़ों का एनालिटिकली हम कैसे देखेंगे और उससे इस बेरोजगारी की बात है इसको कैसे जोड़ पाएंगे। इन सब बातों के ऊपर मैं तो चाहता हूँ ये जो बेकार के मसले लेके मैंने कल भी कहा था, जो इरेलेवेंट इश्यूज़ हैं जो कि अप्रासंगिक हैं, जैसे ये जो समोसा, मुर्गा, ये सब बातें, ये पतन है, ये हम लोगों का पतन है। ये प्रदेश की जनता देख रही है कि हम लोगों को जिन बातों को लेकर हम लोगों को चुना गया, ये वो बातें नहीं थी। हमें तो उन नीतिगत बातों के ऊपर बात करनी थी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त में बेरोजगारी से लड़ने का अगर कोई फार्मूला है, कोई अनुभव है, उनको ऐसा लगता है कि इस तो तरह उन्होंने उठाया, इस मुद्दे को उठाया, मुद्दा उठाना एक परिसर अलग में उठाया, लेकिन आप मुर्गों को लेकर घूम रहे हो तो आपका सीरियसनेस पता लगती है कि आप विधायिका के अंदर कितने गंभीर हैं। केवल मात्र प्रोपगंडा करने वाली ये पार्टी है। हाँ, मैन टू मैन मार्किंग करती है, इसलिए इनका जीतने का जो क्षमता है वो बड़ी है। इन सब बातों के ऊपर हमें भी पार्टी के तौर पर सोचना है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका ये कहना है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वाकई बड़ा मुद्दा है और इसके लिए कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला जरूर इख्तियार करना चाहिए ताकि बेरोजगारों को भी इसका राहत मिल पाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि वो सकारात्मक और रचनात्मक दोनों तरह की भूमिका निभा रहा है। टीएनजी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।